नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। बच्चों, आज से हम लोग इस क्रम में चल रहे हैं। हम सीडीपी की टेस्ट सीरीज लेके चल रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज में आपको प्रति वीडियो हम चैप्टर वाइज 20-20 प्रश्न को लेकर चलेंगे, जिस प्रश्नों का हम आपको व्याख्यात्मक उत्तर देंगे। अर्थात आप एक प्रश्न के तैयार होने पर आपको कम से कम 5 से 6 प्रश्न उप मिल जाएंगे। यानी एक ही प्रश्न से 5 से 6 प्रश्न आपको मिलते चलेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। और हाँ, आप अपनी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ प्रश्न और उसका उत्तर आप लिखिए, फिर हम उसका व्याख्यात्मक उत्तर देते रहेंगे। तो आप अपना मिलान करते रहिए कि हमारे प्रश्न कितने सही होंगे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। इस शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। तो यहाँ बच्चों के क्रियाकलाप किस अवस्था में पूछा है? शैशवावस्था। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आपका होगा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। क्यों? क्योंकि शिशु जो भी हमारा शिशु है, शिशु का व्यवहार जो है वह आधारित होता है किस कर? उसका व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्तियों पर। शिशु का व्यवहार पूर्णतः आधारित किस पर होता है? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। या यूं कह दें कि उसके व्यवहार का आधार जो है वह शिशु की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। अब मूल प्रवृत्तियों की बात करें, जैसे बच्ची को भूख लगता है तो भूख लगने पर उसका रोना, ये उसकी मूल प्रवृत्ति है। सामने कोई वस्तु है, उसके सामने कोई भी वस्तु है, उसका मुंह में डालना, यह उसकी क्या है? उसकी मूल प्रवृत्ति है। और क्रोध आने पर, गुस्सा आने पर वह क्या करता है? रोकर हाथ पैर को फेंकता है। वह रोकर हाथ पैर का फेंकना जो है, या उसके निकट जो वस्तु होती है उसे फेंकना, यह उसकी मूल प्रवृत्ति। अर्थात मूल प्रवृत्ति को हम कह सकते हैं कि बिना सीखा हुआ जन्मजात व्यवहार जो है वह मूल प्रवृत्ति होती है। दूसरा प्रश्न, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक कि व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ आपको विकल्प में मिला है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, परा अहम, नर्सिसिज्म। तो यहाँ जब हम बात करते हैं कि 4-5 वर्ष का बालक पिता की अपेक्षा माता से जो है वो अधिक प्रेम की भावना को रखता है या उससे लगाव रखता है, तो बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड ने मनोग्रंथि के रूप में, फ्रायड ने किसके रूप में? मनोग्रंथि के रूप में माना है और इसको नाम दिया ओडिपस कॉम्प्लेक्स। यहाँ जब हम ओडिपस मनोग्रंथि की बात करें तो यहाँ दो तरह का आपका कॉम्प्लेक्स विकसित होता है। एक आपका है ओडिपस और एक है आपका इलेक्ट्रा। ये दो मनोग्रंथियां हैं, ये दो कॉम्प्लेक्स हैं, ओडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। तो जब हम ओडिपस की बात करते हैं तो ओडिपस में होता क्या है कि लड़का पिता से डरता है। यहां पर लड़का जो है वो क्या करता है? वह पिता से डरता है और माता से क्या करता है? माता से लगाव रखता है। और इस भावना ग्रंथि को फ्रायड महोदय ने ओडिपस नाम दिया। वहीं इलेक्ट्रा की बात करें तो जो लड़की है वह माता की अपेक्षा माता से लगाव नहीं रखती, वह पिता के साथ क्या करती है? पिता के साथ लगाव रखती है। और यह ग्रंथि जो मनोवैज्ञानिक ग्रंथि है, मनोग्रंथि है, उसे उन्होंने इलेक्ट्रा
ओडिपस को यहाँ पर मातृ प्रेम ग्रंथि भी, कभी कभी प्रश्न ओडिपस इलेक्ट्रा ना देकर मातृ प्रेम ग्रंथि और इलेक्ट्रा को पितृ प्रेम ग्रंथि भी कहते हैं, पितृ प्रेम ग्रंथि भी कहते हैं। यहां एक चीज और समझ लीजिए, ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, ग्रंथियां हैं, यदि इनका समुचित समाधान होता है, इनके समुचित समाधान होने पर, समुचित समाधान होने पर बालक का नैतिक विकास होता है। बालक का क्या होता है? बालक का नैतिक विकास होता है, और न होने पर इसका प्रभाव जो है वह व्यक्तित्व पर, व्यक्तित्व, बालक के व्यक्तित्व पर वह कुप्रभाव डालता है, तो या दुष्प्रभाव डालता है। तो यहाँ दो ग्रंथियां, एक ओडिपस और एक इलेक्ट्रा, ये विशेषकर 3 या 4 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु में यह ग्रंथियां हमारी विकसित होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। तो तनाव और क्रोध की जब हम बात करते हैं तो यह अवस्था कौन सी है? यह आप सभी जानते हैं, तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था है, और बी विकल्प क्या होगा? हमारा आंसर होगा। यहाँ तनाव और क्रोध क्यों आता है? क्योंकि किशोर या किशोरी हैं, तो उनके संवेगों में क्या होती है? वह अस्थिरता होती है, या यूं कह दें कि उनमें संवेगों में द्वंद्व होता है। ये भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों चीजें किसके परिप्रेक्ष्य में हैं? यानी सांवेगिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में वह तनाव और क्रोध की अवस्था में रहता है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? परनिर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो यहाँ सामूहिकता की भावना जो है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? उसकी सामूहिकता की भावना। हम ये कह सकते हैं कि इस समय बाल्यावस्था में बच्चे में क्या होता है? सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। अर्थात हम ये कहें कि इस अवस्था में बालक की जो विशेष रुचि है, बाल्यावस्था में बालक की जो विशेष रुचि होती है वह सामूहिक क्रियाकलाप और खेलों में होती है, सामूहिक क्रियाकलाप या सामूहिक खेलों में होती है, और वह किसी न किसी समूह का सदस्य बनना चाहता है। अर्थात बालक क्या है? वह किसी न किसी समूह का सदस्य बनना चाहता है, इसीलिए इसे समूह की आयु भी कहते हैं। पांचवा प्रश्न, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, या मध्यावस्था। तो यहां पर जो विद्रोह की भावना जन्म लेती है वह आपकी मध्य किशोरावस्था में जन्म लेती है। अब यहां पर जब स्टेनले हॉल का कोटेशन अगर हम देखें तो स्टेनले हॉल के कोटेशन में है कि तनाव, तूफान और विद्रोह, इन तीनों चीजों की बात करते हैं, और ये अवस्था आपकी कौन सी है? यह मध्य किशोरावस्था में जाती है। अगर हम किशोरावस्था के विभाजन की बात करें तो 1, 2 और तीसरा आपका उत्तर किशोरावस्था। तो ये आपकी पूर्व किशोरावस्था 11-12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की होती है, ये आपकी 14 से लेकर 16 वर्ष की होती है, और ये 17 वर्ष से लेकर 19 वर्ष, ये आपका काल विभाजन होता है पूर्व, मध्य और उत्तर किशोरावस्था का। तो यहाँ जो मध्य किशोरावस्था है इसी में विशेषकर विद्रोह की भावना का जन्म होता है। विकास की किस अवस्था में
बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? शैशवावस्था को कहा गया कि बालक को जो कुछ भी सीखना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में सीख लेता है, या ये भी कहा जाता है कि बालक बाद के 2 वर्षों अर्थात बाल्यावस्था और किशोरावस्था, या यूं कहें कि 12 बाद के 12 वर्षों की अपेक्षा उसका कई गुना वह शैशवावस्था में सीख लेता है। तो यह भी है, यहाँ सीखने की बात है, लेकिन बुद्धि के अधिकतम विकास की बात करते हैं, उसके परिपक्वता की बात करते हैं, तो वह किस में जाएगा? वह किशोरावस्था। क्योंकि किशोरावस्था में बौद्धिक विकास जो है वह चरम पर होता है। किशोरावस्था में बौद्धिक विकास क्या होता है? चरम पर होता है। और जब उसका बौद्धिक विकास हो जाता है तो वह विभिन्न प्रकार की मानसिक संक्रियाओं या बौद्धिक संक्रियाओं को करने में सक्षम होता है। जैसे प्रत्यय के आधार पर वह क्या करता है? वह अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। दूसरी तरफ हम कहें तर्क और निर्णय की क्षमता, तर्क और निर्णय क्षमता जो है वह उसमें विकसित हो जाती है, उसमें ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित हो जाती है। और इसके अलावा स्मृति विस्तार उसका हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि वह रचनात्मक कल्पनाशील तो है ही है, वह क्या करता है? वह रचनात्मक कल्पना में जो है क्षमता विकसित हो जाती है। तो यहां बुद्धि के अधिकतम विकास की जहां बात आएगी तो उसका उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर किशोरावस्था होगा। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? किससे? वृद्धि और विकास, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो अब एक एक सिद्धांत को देखिए। निरंतरता का सिद्धांत है कि वृद्धि या विकास एकाएक नहीं होता, बल्कि वह निरंतर चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। ये निरंतरता का सिद्धांत। वर्गीकरण का कोई सिद्धांत नहीं। समन्वय का सिद्धांत ये कहता है कि वह सामाजिक, मानसिक और सांवेगिक इन पक्षों का शारीरिक विकास यानी शारीरिक पक्ष से समन्वय होकर ये आपस में एक साथ कार्य करते हैं और एकीकृत होकर कार्य करते हैं। तो यह भी सिद्धांत है। वैयक्तिकता का सिद्धांत, हर बच्चा अनोखा होता है, विकास के परिप्रेक्ष्य में उनमें विभिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पूछा है कि कौन नहीं है, तो इसका मतलब बी क्या होगा? बी हमारा आंसर होगा। शैशवावस्था में शिशु होता है सामाजिक, आत्म केंद्रित, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ या संवेगात्मक रूप से अस्थिर। तो यहाँ ये शैशवावस्था में शिशु की प्रवृत्ति कैसी होती है? आत्म केंद्रित। और इसी आत्म केंद्रित प्रवृत्ति यानी अपना सब कुछ अधिकार जनाना चाहता है, माँ बाप, परिजन या जो भी उसके निकट संबंधी हैं उन पर वह अपना ही स्नेह पाना चाहता है, दूसरों को न देने की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है। और फ्रायड महोदय ने इसी प्रवृत्ति को क्या कहा? इसी प्रवृत्ति को नर्सिसिज्म कहा। कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना समस्यात्मक काल, अनोखा काल, मिथ्या परिपक्वता का काल या जिज्ञासा काल। तो कॉल और ब्रूस महोदय ने अनोखा काल कहा है। और किस दृष्टि से? इसे इन्होंने ये कहा था कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होता है। किसके सब परिप्रेक्ष्य में अनोखा काल कहा? संवेगात्मक विकास की दृष्टि में, की दृष्टि से ये क्या है? बाल्यावस्था अनोखा काल होता है। जबकि हम ये जानते हैं कि शैशव काल में तीव्रता, संवेगात्मक तीव्रता या संवेगों की तीव्रता और उग्रता अधिक होती है। तो लेकिन यहां बाल्यावस्था में क्या होता है? संवेगों में सामाजिकता का भाव आ जाता है।
बाल्यावस्था में क्या होता है कि बाल्यावस्था में संवेगों में सामाजिकता का भाव आ जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर दूसरा होगा। 10वां प्रश्न, बाल्यावस्था में परिपाक काल की निम्न में से कौन सी अवधि है? 12 से 14 वर्ष, 14 से 16 वर्ष, 10 से 12 वर्ष या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था में जो परिपाक काल की अवधि है वह क्या है? 10 से 12 वर्ष है और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। हम आप जानते हैं कि जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को दो खंडों में विभाजित किया गया। एक कहा गया संचय काल और दूसरा कहा गया परिपाक काल। एक आपका कंजर्वेशन पीरियड है संचय काल का, यह आपका 6 से 9 वर्ष का काल होता है और परिपाक काल यह आपका 10 से 12 वर्ष का काल होता है। और इसी परिपाक काल में बच्चा अपने को वयस्क व्यक्ति समझने का भ्रम पाल लेता है, जिसे रॉस महोदय ने क्या कहा है? जिसे रॉस महोदय ने सूडो मैच्योरिटी कहा है। उसी को क्या कहा? सूडो मैच्योरिटी, या इसी को हम आप मिथ्या परिपाक काल भी कहते हैं, या छद्म परिपाक की बात करते हैं, परिपक्वता की बात। ये रॉस महोदय ने इसी गुण के आधार पर कहा। 11वां प्रश्न, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा? बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किलपैट्रिक महोदय ने कहा। तो यहां आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर चौथा विकल्प किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की बाल्यावस्था को नाम दिया। 12वां प्रश्न, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। तो जब हम बाल विकास के इस कथन की बात करते हैं तो यहां ये पहले हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो यह आपका क्या है? यह एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। 13वां प्रश्न, वृद्धि और विकास है एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के पूरक और इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि और विकास देखा जाए तो एक दूसरे के पूरक हैं। हम आप हरलॉक की परिभाषा को देखें तो उसमें लिखा है कि विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं है। हरलॉक महोदय की परिभाषा का प्रारंभ ही यही है कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। अर्थात विकास का प्रारंभ अभिवृद्धि के साथ ही होता है। तो ये क्या है? ये एक दूसरे के पूरक हैं और तीसरा विकल्प हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। 14वां प्रश्न, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, यह कथन भी सही है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, यह कथन गलत है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, तो स्वाभाविक है कि जो हमारा कल्चरल एटमॉस्फेयर है, सांस्कृतिक वातावरण, वह विकास को प्रभावित करता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता, जी हाँ, शैशवावस्था, बाल्या, किशोरा की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो यहां दूसरा विकल्प विकास के संदर्भ में सही नहीं है, तो यही दूसरा विकल्प हमारा आंसर। अब इसका सही रूप क्या होगा? विकास उकसाने या बढ़ावा देने से प्रभावित होता है, यह हमारा कौन सा सिद्धांत है? यह परिमार्जितता का सिद्धांत जो है
से संबंधित है। परिमार्जितता का सिद्धांत कहता है कि यदि हम प्रयास करें, अत्यधिक प्रयास से हम विकास की दिशा और लक्ष्य में परिवर्तन ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो वृद्धि को आप जानते हैं वृद्धि क्या होता है। वृद्धि, अब यहां दो चीजें, वृद्धि और विकास का अंतर आप लोगों को पढ़ाया है। तो वृद्धि को कहा गया कि यह क्या होती है, यह मात्रात्मक परिवर्तन है। लेकिन विकास को हरलॉक महोदय की बात करें तो यह मात्रात्मक के साथ साथ क्या है, यह गुणात्मक परिवर्तन, और गुणात्मक जो परिवर्तन होता है वो व्यवहार से परिलक्षित होता है। तो यहां पर यह क्या होगा, और मात्रा को हम क्या कहते हैं, मात्रा को परिमाण भी कहते हैं। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर परिमाण यानी वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन के लिए और विकास का परिमाणात्मक के साथ साथ व्यवहारात्मक परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो यहां आपका तीसरा विकल्प ये क्रम दे रहा है, तो तीसरा विकल्प हमारा क्या होगा, इसका उत्तर होगा। 16वां प्रश्न, विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद फिर अपने पैरों पर। तो यहां यह सिद्धांत आपको कौन देता है, कौन सा सिद्धांत यह बात बताता है, विकास की दिशा का सिद्धांत। और यही आपका क्या होगा आंसर। क्यों ऐसा है, इसी में आपको दो शब्द मिलते हैं, एक सिरपुच्छी और दूसरा आपको मस्तके धोमुखी। अर्थात पहले जन्म के पूर्व प्रीनेटल स्टेज में भी यह सिद्धांत लागू होता है। अर्थात बच्चे का सबसे पहले सिर का निर्माण शुरू होता है, फिर नीचे गर्दन और हाथों की, और फिर धड़ का, और लास्ट में पैरों का निर्माण। और इसी तरह जन्म के बाद नियंत्रण की बात करते हैं तो पहले बच्चा अपने सिर पर नियंत्रण करता है, फिर उसके बाद अपनी भुजाओं पर, और फिर नीचे धड़ और पैर पर वो उसका करता है। यहीं पर अन्य सिद्धांत भी हैं, जैसे परस्पर संबंध का सिद्धांत है। तो यह है कि सभी पक्ष एक दूसरे से परस्पर संबंधित होकर विकास को आगे ले चलते हैं। एकीकरण कहता है कि यह विभिन्न सभी खंडों को एक साथ वो एकीकृत करके आगे चलता है। और क्रम की एक रूपता की बात करता है कि इसमें विशेषकर हम भाषा और गामक क्रियाओं पर विकास की बात करते हैं। तो यहां आंसर हमारा कौन सा है, दिशा का सिद्धांत। 17वां प्रश्न, किस अवस्था के प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है। इसकी चर्चा अभी हमने पहले ही प्रश्न में किया था। तो यह इस किस अवस्था से संबंधित है, शैशवावस्था। और ये कथन है किसका, शैशवावस्था की विशेषता में, खासतौर पर जब हम सीखने की बात करते हैं, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता की विशेषता को हम बताते हैं। तो इसके अंतर्गत गैसल महोदय ने अपने विचार दिए थे कि प्रथम यानी इस अवस्था शैशवावस्था के प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों, अर्थात यहां कहता है कि बाद के 12 वर्ष कौन से हैं, बाल्यावस्था, और किशोरावस्था में वो जितना सीखता है वह इस अवस्था में सीख जाता है। 18वां प्रश्न, कौन सी अवस्था परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। तो बीजी हंट महोदय का अगर आपको कोटेशन याद है तो उन्होंने कहा था कि किशोरावस्था की विशेषताओं को व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा, परिवर्तन ही। तो अब परिवर्तन की बात हम करेंगे तो वो किससे संबंधित होगा, वह किशोरावस्था से, और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। 19वां प्रश्न, किस आयु में जिज्ञासु प्रवृत्ति बढ़ती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। तो शैशवावस्था में जिज्ञासु की प्रबलता, जिज्ञासा की होती है, बाल्यावस्था में भी। लेकिन जब शैशवावस्था की बात करते हैं तो शैशवावस्था में उसकी जिज्ञासा ज्यादातर जानने की ये होती है कि क्या है,
किंतु यही जिज्ञासा बाल्यावस्था में आकर क्या होती है, यह क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों से अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है, और इन प्रश्नों से क्या होता है, कार्य और कारण संबंध पर आधारित होता है। कार्य और कारण के संबंध पर उसकी जिज्ञासा आधारित होती है। तो यहां उत्तर क्या आएगा, आपका बाल्यावस्था इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग बात करते हैं कि किस अवस्था में सर्वाधिक संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। तो ये तो आंख बंद करके आप बता सकते हैं कि वह अवस्था कौन सी है, वह किशोरावस्था है। तो आज दोस्तों हम लोगों ने विशेषकर वृद्धि विकास और उसके विभिन्न अवस्थाओं पर प्रश्न किया है, और फिर इसी तरह हम यूनिट बाई यूनिट अर्थात विभिन्न क्रमों में आपके साथ हम प्रतिदिन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चलेंगे, और इन प्रश्नों की श्रृंखला में ही आपको हम पूरे कोर्स को कवर करवा लेंगे। जो साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उन्हें प्रैक्टिस और क्वेश्चन बैंक मिलता रहे और उन्हें भी लाभ होता रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम।